चलिए शुरू करते हैं। आज हम भारत के प्राचीन इतिहास की एक तेज और फोकस्ड यात्रा पर निकलेंगे। ये उन सभी जरूरी तथ्यों को समझने में मदद करेगा जिन्होंने इस महान सभ्यता की नींव रखी। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, हम ये जानते कैसे हैं कि हजारों साल पहले क्या हुआ था? कोई टाइम मशीन तो है नहीं। सच तो ये है कि ये पूरा काम एक तरह की जासूसी जैसा है, और यही सवाल हमारी पूरी पड़ताल का आधार है। अतीत की पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि इतिहासकार कौन से औजारों का इस्तेमाल करते हैं। आखिर वो कौन से सुराग हैं जिनके जरिए गुजरे हुए वक्त की कहानी दोबारा लिखी जाती है। देखिए, इतिहासकारों के पास मोटे तौर पर दो तरह के सुराग होते हैं। एक है पुरातात्विक स्रोत, मतलब जमीन के नीचे से मिली चीजें, जैसे सिक्के, मूर्तियां या अशोक के पत्थर पर खुदे हुए आदेश। और दूसरे हैं साहित्यिक स्रोत, यानी उस जमाने में लिखी गई किताबें, जैसे वेद, या फिर विदेशी यात्रियों ने जो कुछ देखा वो लिखा। जब इन दोनों को एक साथ मिलाकर देखा जाता है, तभी अतीत की एक साफ तस्वीर बनती है। तो चलिए अब समय में थोड़ा और पीछे चलते हैं और सीधे पहुंचते हैं भारत के पहले बड़े शहरों में। बात हो रही है शानदार और रहस्यमयी हड़प्पा सभ्यता की। जरा सोचिए, एक पूरी की पूरी शहरी सभ्यता हजारों साल तक जमीन में दफन रही, गुमनाम। फिर 1921 में दयाराम साहनी और 1922 में आर.डी. बनर्जी ने अपनी खोजों से सब कुछ बदल दिया। इन खोजों ने भारत के इतिहास को एकदम से कई हजार साल और पीछे धकेल दिया। अच्छा, ये टेबल बहुत जरूरी है। हड़प्पा सभ्यता के हर शहर की अपनी एक खास पहचान है। जैसे मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ उनकी बेहतरीन इंजीनियरिंग दिखाता है, तो लोथल का डॉकयार्ड ये साबित करता है कि वो समुद्री व्यापार में माहिर थे। ये खोजें हमें बताती हैं कि वो समाज कितना ज्यादा व्यवस्थित और उन्नत था। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये कांस्य की नर्तकी, ये सिर्फ एक कलाकृति नहीं है, बल्कि उस जमाने की एडवांस टेक्नोलॉजी का एक बेजोड़ नमूना है। इसे लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाया गया था, जो इतनी सटीक प्रक्रिया है कि आज भी इसका इस्तेमाल होता है। कमाल है ना? हड़प्पा के शहरों के पतन के बाद भारत की कहानी एक नए युग में दाखिल होती है। ये वो दौर था जब वेदों की रचना हुई, और इसीलिए हम इसे वैदिक काल कहते हैं। वैदिक युग को भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला था ऋग्वैदिक काल, जब जिंदगी ज्यादातर घुमंतू थी और लोग पशुपालन पर निर्भर थे। लेकिन फिर आया उत्तर वैदिक काल और सब कुछ बदल गया। लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया, एक जगह बसने लगे, और यहीं से समाज की बनावट और भी जटिल होती चली गई। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। और इस पूरे युग को इसका नाम मिला इन चार महान ग्रंथों से, वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है, जिसमें देवताओं के लिए भजन है। सामवेद ने उन्हीं भजनों को संगीत के सुर दिए। यजुर्वेद में यज्ञ के नियम कानून है, और अथर्ववेद आम लोगों की जिंदगी, उनके विश्वासों और जादू टोनों के बारे में बताता है। ये किताबें उस दौर का आईना है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये वो दौर था जब पुरानी वैदिक परंपराओं और रीति रिवाजों पर सवाल उठने लगे। एक तरह से ये विचारों की एक बड़ी क्रांति का समय था। और इसी वैचारिक मंथन के बीच दो महापुरुष सामने आए, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध। इस टेबल पर गौर करिए, दोनों के जीवन में कितनी समानताएं हैं। दोनों ने ही सच की खोज में महलों का आराम और परिवार छोड़ दिया था। ये जानकारी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद ये सवाल उठा कि उनके उपदेशों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। इसी के लिए समय समय पर बौद्ध परिषदें यानी संगीतियां बुलाई गईं। ये परिषदें बौद्ध धर्म के इतिहास में एक मील का पत्थर हैं, क्योंकि यहीं तय हुआ कि धर्म का असली रूप क्या होगा और वो आगे कैसे बढ़ेगा। तो एक तरफ धर्म और विचारों में क्रांति हो रही थी, और ठीक उसी वक्त भारत की राजनीति में भी एक जबरदस्त बदलाव आ रहा था। छोटे छोटे कबीलाई राज्य अब बड़े बड़े साम्राज्यों की शक्ल ले रहे थे। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में 16 बड़े और शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। इन्हें ही इतिहास में महाजनपद के नाम से जाना जाता है। यहीं से एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत हुई। इन 16 महाजनपदों में सत्ता के लिए एक जबरदस्त होड़ शुरू हो गई। इनमें से 4 मगध, कोसल, वत्स और अवंती सबसे ताकतवर बनकर उभरे। लेकिन एक बात और दिलचस्प है कि इन राजतंत्रों के बीच वज्जी और मल्ल जैसे गणराज्य भी थे। पर अंत में असली बाजी किसने मारी?
वो था मगध। तो मगध इतना शक्तिशाली बना कैसे? इसकी कहानी इन 3 शुरुआती राजवंशों ने लिखी। पहला कदम रखा हर्यक वंश ने, उनके बाद आए शिशुनाग और फिर आखिर में नंद वंश ने, जिसने भारत के पहले महान साम्राज्य के लिए स्टेज पूरी तरह तैयार कर दिया। मगध के उदय का खेल शुरू किया था हर्यक वंश ने। बिंबिसार ने इसकी नींव रखी, उनके बेटे अजातशत्रु ने इसे और फैलाया, और फिर उदयन ने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया। उन्होंने राजधानी को पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया। नदियों से घिरी ये नई राजधानी इतनी सुरक्षित थी कि इसने मगध की कामयाबी तय कर दी। तो हमने देखा कैसे बिखरी हुई बस्तियों से शहर बने, शहरों से राज्य और फिर राज्यों से एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी गई। ये वाकई राजनीतिक विकास की एक शानदार कहानी है। और ये हमें आज एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। हड़प्पा की टाउन प्लानिंग हो, बुद्ध और महावीर के अहिंसा के विचार हों, या फिर मगध की राजनीतिक व्यवस्था, इन हजारों साल पुरानी विरासतों में से कौन सी चीजें आज भी हमारी दुनिया और हमारी सोच को प्रभावित कर रही हैं? सोचिएगा जरूर।